हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मेन डिफेक्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ की या फिर कॉजेज़ ऑफ लो प्रॉफिटेबिलिटी इन पब्लिक सेक्टर की। क्या क्या रीज़न्स रहे जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर में जो है कॉजेज़ जो है लो प्रॉफिटेबिलिटी के कारण थे। जैसे फर्स्ट है लैक ऑफ एफिशिएंसी। हम बात करें एफिशिएंसी की तो हम ये कहेंगे कि जो एफिशिएंसी है वो पब्लिक इंटरप्राइजेज़ की कम थी एज़ कंपैरिजन टू प्राइवेट इंटरप्राइजेज़। इसके कई सारे रीज़न थे, जैसे मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक सेक्टर के थे वो अपनी ग्रोथ और वेलफेयर के बारे में ही बात सोचते थे और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाते थे। मोर ओवर दिस इंटरप्राइजेज सफ़र फ्रॉम रेड टेबिज़म, और ज़्यादातर इस इंटरप्राइज में रेड टेबिज़म लाल फीताशाही का यूज़ किया जाता था, जिसमें गवर्नमेंट जो है बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया करती थी, बहुत लेट से अप्लाई करती थी। कहीं कहीं प्लांट्स को लगने में इतना टाइम हो जाया करता था कि वो स्कीम भी भूल जाया करते थे लोग। तो इस तरह से बहुत सारी उसको डिसीज़न लेना और उसको इम्प्लीमेंट करना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा टाइम गैप रहा करता था, इसलिए इसका एडवर्सली इफेक्ट पड़ता था। लेट हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं राजीव गांधी, जो मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी के कारण जो है उनका बहुत बड़ा वीक पॉइंट रहा था, जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम रही थी। नेक्स्ट आता है पुअर मैनेजमेंट। पुअर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, कहते हैं कि लैक ऑफ गुड मैनेजमेंट इज़ यट अनदर ड्रॉबैक ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज़। पुअर मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि हमारे जो मैनेजरियल पोस्ट पे थे वो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेटिक्स अपॉइंट हुआ करते थे। अब जब रिटायर्ड पर्सनस और पॉलिटिशियंस अपॉइंट होंगे तो वो तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के फेवर में ही अपना सारा काम करेंगे। लैक गुड मैनेजमेंट पब्लिक इंटरप्राइजेज फॉल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव, और अच्छी मैनेजमेंट न होने के कारण ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव नहीं कर पाते थे। गवर्नमेंट जो है एक सूटेबल पॉलिसी नहीं बना पाती थी जिससे पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ हो, और जिसकी वजह से क्या रहता था, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम रहती थी। सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि पब्लिक इंटरप्राइजेज़ का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में रहा ही नहीं है, वो अपने सोल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते थे। जैसे मैंने अभी ऊपर वाले पॉइंट में कहा है कि पॉलिटिशियंस और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेटिक्स इसलिए अपॉइंट हुआ करते थे एज ए मैनेजरियल पोस्ट पर, ताकि वो अपने पॉलिटिशियंस इंटरेस्ट के लिए काम कर पाएँ। तो यही कारण रहा था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि एम्प्लॉयर और मैनेजर में इस तरह से कन्फ्लिक्ट हुआ करते थे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हुआ ही नहीं करते थे। तो जब प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से हो जाएगी। कहते हैं कि बट सोशल वेलफेयर इज़ ऑल्सो कंसीडर्ड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, लेकिन फिर भी कहते हैं कि पब्लिक इंटरप्राइजेज का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो सोशल वेलफेयर ही रहा था। कई बार पब्लिक इंटरप्राइजेज अपने प्रोडक्ट को कम प्राइजेस पर सेल किया करती थी इकॉनमी की स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए, ताकि एक पुअर सेक्शन जो है सोसाइटी में वो अपग्रेड हो पाए। बट जो प्राइस पॉलिसी मतलब जो कम रेंज पर हमें दिखाने का काम था वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट नहीं कर पाता था। मतलब लो प्राइस फिक्सेशन का मतलब है कि लो प्रॉफिटेबिलिटी पब्लिक इंटरप्राइजेज में रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। ये बहुत अच्छी बात कही है। कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में और सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक क्या रहा था लो प्रॉफिटेबिलिटी का, कि उसमें वही बात की इम्प्लीमेंटेशन और डिसीज़न में इतना ज़्यादा लंबा टाइम लग जाया करता था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती थी जो कि प्राइवेट सेक्टर कंप्लीट नहीं कर सकती थी। बट इस इंटरप्राइजेज़ का लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता था, टाइम गैप बहुत ज़्यादा रहता था, क्योंकि पॉलिसी मान लो बना दी गई है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में इतना लंबा टाइम हो जाता था कि प्रोडक्शन हो ही नहीं पाती थी। तो जब प्रोडक्शन नहीं आएगी, लॉन्ग गैप रहेगा, कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, तो अपने आप ही प्रॉफिट जो है कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है ह्यूज कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर। कहते हैं कि पब्लिक इंटरप्राइजेज में सिटी के जो बाहर है बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ है वो इस्टेब्लिश की जाती थी, जैसे भिलई में, रुरेरका में, दुर्गापुर में, पिंजौर में। बट इतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर होने के बावजूद भी ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर द वर्कर एंड मैनेजर सच ह्यूज इन्वेस्टमेंट कॉजेज लो प्रॉफिट। क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी जितनी ज़्यादा एक्सपेंडिचर होंगे, उस पर लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर खर्च होंगे न्यू ब्रांच को ओपन करने में, न्यू फील्ड्स को ओपन करने में, तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ही जो है कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात करें तो हम कहेंगे कि डिस्प्यूट जो वर्कर और मैनेजर के बीच में है वो एक ऑलमोस्ट फीचर रहता था कि उनके में होना ही होना है। वो दोनों ही जो है प्रॉफिट्स के पीछे भागा करते थे, प्रोडक्टिविटी को छोड़ जाया करते थे। तो जहाँ पर प्रोडक्टिविटी आउटपुट कम होगा वहाँ कॉस्ट ज़्यादा आएगी, और जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी जो है आपकी कम हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए।
जितने भी पब्लिक इंटरसेक्टर इंटरप्राइजेज़ है वो बैकवर्ड एरिया में अपनी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर देते हैं ताकि एक रीजनल इम्बैलेंस को ख़त्म कर दिया जाए। बट कहीं ना कहीं उस रीजनल इम्बैलेंस को पुश करना पड़ता था, क्योंकि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज है वो उन चीज़ों को परचेजिंग नहीं हो पाती थी। जब परचेजिंग नहीं होगी तो सेविंग कहाँ से होगी, सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आगे कोई काम ही नहीं चल पाएगा। तो एक बैलेंस बनाने के चक्कर में क्या होता था, कई बार ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अपने बैकवर्ड एरिया में जो है अपनी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर लेती थी, जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता था प्रॉफिटेबिलिटी को कम करने में। नेक्स्ट आता है ओवर स्टाफिंग। ओवर स्टाफिंग एक पब्लिक सेक्टर का अलग से फीचर्स है। इस ओवर स्टाफिंग का क्या रीजंस रहता है, मोस्टली कि प्रोडक्टिविटी इसमें कम हो जाती है और वेज रेट जो है इसमें बढ़ जाते हैं और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वर्कर की बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। इवन नेगेटिव इन सम ऑफ दीज इंटरप्राइजेस, कई बार तो ज़ीरो भी होती है, कई बार बिल्कुल नेगेटिव में चली जाती है। इरिस्पॉन्सिबल स्टाफ, हाँ अगर ये बात करें तो हम ज़्यादातर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनडिसिप्लिन होते हैं। वो अपने काम को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लेकर बिल्कुल नहीं करते, उनमें वो एफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि उनको ये मालूम है कि हमारी जो प्रमोशन होती है वो सीनियरिटी बेसिस पर होनी है, वो हमारी एफिशिएंसी बेसिस पर नहीं होनी। तो एक जो ट्रेड यूनियन का एटीट्यूड है वो इंडिफरेंट हुआ करता था हर एक पब्लिक सेक्टर्स के लिए, तो जिसके कारण इसका रिजल्ट क्या होता था कि लो प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ हो जाती थी। नेक्स्ट जो 10th पॉइंट आता है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। कहते हैं कि पब्लिक इंटरप्राइजेज आर ऑल्सो नोन एज द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर पब्लिक प्रोडक्शन कैपेसिटी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन सच एज लैक ऑफ रॉ मटेरियल। अब अंडर यूटिलाइजेशन क्यों हो रही है, आपकी प्रोडक्शन जो है प्रोडक्ट की वो कम क्यों हो रही है, उसका क्या क्या कारण रहा है। जनरली उनके रीजंस रहे हैं कि आपके पास मटेरियल बहुत कम है, ट्रेन पर्सनल डिपार्टमेंट नहीं है, डिमांड नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग प्लांट आपने नहीं लगाया हुआ, मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी है। तो इन सभी कारणों की वजह से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है हमेशा अंडर यूटिलाइजेशन रहती थी, जिसका मेन रीज़न क्या रहता था कि प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाया करती थी। इसमें एक डाटा लिखा हुआ है कि इन 2016-17 2016-17 में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं वो कहता है 65% ऑफ ऑल पब्लिक इंटरप्राइजेज़ कि 65% जितने भी पब्लिक इंटरप्राइजेज़ है वो 75% उससे ज़्यादा वाले में ऑपरेट कर दिए गए, 18% वाले 50 से 75 में, और बाकी जो 17% रह गए वो इवन लेस देन 50% वाले में इंस्टॉलिंग हुई है। तो इंस्टॉल्ड होने का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से जब इंस्टॉलिंग नहीं हो पाती, जिसकी मतलब है कि आपको हायर रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलने वाली, और जहाँ हायर रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलने वाली वहाँ प्रोडक्टिविटी के साथ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है हाई कैपिटल आउटपुट रेशो। जनरली जो पब्लिक इंटरप्राइजेज़ हैं उनकी जो कैपिटल रेशो है वो इन कंपैरिजन टू द प्राइवेट सेक्टर थोड़ी सी हाई रहती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट और कैपिटल इन्वेस्ट होती है, लेकिन प्रोडक्शन इतनी नहीं हो जाने के कारण क्या होता है आपकी लो प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट, ओवर कैपिटलाइजेशन। कहते हैं कि जितनी हैवी इंडस्ट्रीज़ है जिसमें इंस्टॉलेशन में ज़्यादा टाइम लगता है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, पैसा बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ होता है, जिसकी वजह से लॉट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाती है। दिस इन्वॉल्व ह्यूज लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न्स। और उसका फ़ायदा तो नहीं होता, नुकसान ही होता है कि आपको उतनी रिटर्न्स नहीं मिल पाती है और मशीन्स जो है बेकार में पड़ी रहती है, कोई उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। इसका रिजल्ट क्या होता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि क्या क्या सुजेशंस है। अब ये तो थे बहुत सारे कारण जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर जो है पीछे चला जा रहा था, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो रही थी। लेकिन अगर हम बात करें कि उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो हम फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं सेक्टर कॉरपोरेशन की। कहते हैं कि भी जितने भी पब्लिक इंटरप्राइजेज़ हैं डायरेक्टली वो सेक्टर कॉरपोरेशन के साथ अटैच्ड होने चाहिए। ऑल इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेज शुड बी ब्रॉट अंडर वन कॉरपोरेशन, कि हमें एक यूनियन, एक कॉरपोरेशन बनानी चाहिए जिसके अंडर में सभी डिपार्टमेंट काम करेंगे, ताकि फॉलो करने का, डिसीजन लेने का, डायरेक्शन देने का काम एक ही डिपार्टमेंट का होगा, जिससे कि जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितनी भी फर्टिलाइजर इंटरप्राइजेज है वो एक तरीके से काम कर पाए। इसमें दो आ जाते हैं, इकोनॉमिक ऑफ लार्ज प्रोडक्शन विल बी अवेलेबल, और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जानी चाहिए। सेकंड आता है रिफॉर्म्स इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कहते हैं जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी प्रमोशन जो है वो बहुत प्रोफेशनल्स होने चाहिए, वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होने चाहिए। अगर हम पॉलिटिशियंस को उठाना चाहेंगे तो कोशिश करनी चाहिए पॉलिटिशियन शुड नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ दिस बोर्ड। इस बोर्ड में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो है पॉलिटिशियंस को अपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही भी बात कर चुके हैं कि वो अपने सोल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड एबल एम्प्लॉयज़। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए जितने भी मैनेजर है, वर्कर है, एम्प्लॉयज़ है, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो सीनियरिटी बेसिस पर ना कर
उनकी मेरिट बेस पर की जानी चाहिए, ताकि अच्छे एम्प्लॉय, मतलब छंटनी जिसे बोलते हैं हम, कि अच्छे एम्प्लॉयज़, अच्छे मैनेजर आपके पास आ पाए और उनकी परफॉर्मेंस भी उसी तरह से जो है काम किया जा सके, अवॉर्डेड भी दिया जा सके, ताकि करप्ट जो पर्सनल डिपार्टमेंट है उनको पनिश किया जा सके। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। कहते हैं जितने भी पब्लिक इंटरप्राइजेस होती है उनकी जो इंस्पेक्शन है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड एस्टीमेट कमेटी के द्वारा की जाती है। गवर्नमेंट इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट सेटअप करता है जिसे पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग कहते हैं। पब्लिक इंटरप्राइजेज आर थ्रू आउटली कंट्रोल्ड बाय दीज कमेटी। ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज हैज़ बीन इस्टेब्लिश फॉर एनुअल इंस्पेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट आता है ऑटोनॉमी टू पब्लिक इंटरप्राइजेज। कहते हैं कि कंप्लीट ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि डे टू डे वर्क में जो है इंटरप्राइजेज को चेक करना। देयर शुड बी मिनिमम पॉसिबल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। पॉलिटिशियन शुड नॉट बी अपॉइंटेड टू कंट्रोल दीज इंटरप्राइजेज। हमें पूरी की पूरी कोशिश करनी है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इस कमेटी में इन्वॉल्व ना किया जाए, गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेयर हो, और हमें एक एबल पर्सनस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर ऑडिटिंग। ये तो सच बात है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए हमें एक सीए की ज़रूरत होती है, जो कि एक वेल क्वालिफाइड होता है, एक डिग्री ऑथराइज्ड होती है, और हर एक गवर्नमेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराने के लिए एक पर्सनल जो है कमेटी रखती है। किसके अंडर रखती है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखियो यहाँ पर यूँ लिखा है कि अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमेटी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी के अकॉर्डिंग 3 या 4 ऑडिट बोर्ड इस्टेब्लिश किए जाते हैं अंडर दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल में। नेक्स्ट आता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी। कहते हैं जितने भी पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं वो फुली यूटिलाइज होनी चाहिए उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को लेकर, लेकिन न्यू इंडस्ट्री तभी ही इस्टेब्लिश करनी चाहिए जब आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया जाए। जब हम एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लेंगे, और हम ये भी कहते हैं कि ज़्यादातर 85% से ज़्यादा ऐसे इंटरप्राइजेज है जिसे पब्लिक सेक्टर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन जो है यूज़ कर रही है। नेक्स्ट आता है कमर्शियल आउटलुक। पब्लिक इंटरप्राइजेज मस्ट बी अडॉप्ट कमर्शियल आउटलुक। देयर शुड बी एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए नेशनल इंटरेस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि प्राइस पॉलिसी पब्लिक इंटरप्राइजेज में मार्केट फोर्सेस पर अडॉप्ट की जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे अपने इंटरेस्ट के लिए, हमने फ़ायदे के लिए क्या किया, प्राइस पॉलिसी डाउन कर दी, रिड्यूस कर दी, ताकि लोगों को बेनिफिट्स दिया जाए, लेकिन वो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं थी, जिसके कारण क्या हुआ, डिमांड ज़्यादा एक्सटेंड होने लगी, प्राइजेस कम हो गए, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ नहीं किया जा सके क्योंकि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं था। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो प्राइजेस शुड बी एप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइजेस। नेक्स्ट आता है इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी। किसी भी पब्लिक इंटरप्राइजेज़ की एफिशिएंसी तब ही इंक्रीज़ होगी जब एक प्रॉपर तरीके से एक रिसर्च डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, प्रॉपर इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी, एक्सपेंसेस को कम किया जाएगा, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। हमें ऐसे पर्सन्स को अपॉइंट करना है जो उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हो। हमें रेड टेबिज्म को ख़त्म करना है और एनुअली एसेस करना है एफिशिएंसी को। करप्ट ऑफिशियल्स हैं उनको पनिश किया जाना चाहिए और एक ही ट्रेड यूनियन बननी चाहिए जिससे कि बेनिफिट्स हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिफॉर्म्स इन लेबर पॉलिसी। देखो पहले भी हम बात कर रहे हैं कि लेबर पॉलिसी ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज शुड ऑल्सो बी सुटेबल डिज़ाइन, एफिशिएंट वर्कर्स शुड बी सुटेबल अवॉर्डेड, अपॉइंटमेंट शुड बी बेस्ड नॉट ऑन पुल्स एंड प्रेशर। ये बहुत सही बात कर रहा है कि जो हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉयज़, एज ए मैनेजर, वो हमने पुल्स और प्रेशर पॉलिसी पर नहीं करनी, हमने रेड टेपिज्म को टोटली ख़त्म कर देना है। हमें उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो एबिलिटी और एक्सपर्टाइज़ के बेस पर करनी है ताकि उन दोनों के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप बना रहे, एक ही यूनियन तैयार हो। अगर कंपनसेशन बढ़ाना है तो प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट आता है VRS। ये बहुत अच्छा पॉइंट है VRS वाला। VRS होता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। देखो बहुत टाइम पहले वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम आई थी 1988 में, फिर न्यू VRS स्कीम पास हुई 2001 में, और 6.27 लाख एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जिन्होंने VRS स्कीम को फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से अक्टूबर 1988 से मार्च 2018 में अपॉइंट किया था। जब ओवर स्टाफिंग हो जाती है तो VRS स्कीम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। नेक्स्ट आता है रिवाइवल ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट। गवर्नमेंट को पूरा एंडवेयर करना चाहिए, गवर्नमेंट को उन सेक्टर्स की तरफ फोकस करना चाहिए जिनको आप अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो, किस रीजंस की वजह से वो रीजनल इम्बैलेंस ख़त्म नहीं हो रहा। इन सभी कारणों को जानते हुए हमें एक स्कीम पास करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है चेक ऑन एक्स्ट्रा वेगेंस।
कहते हैं कि ग्रोइंग एक्सट्रावेंजेंस इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज मस्ट बी चेक्ड। एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन ट्रिप्स, हमें ध्यान रखना है कि हमने पैसा कहाँ कहाँ खर्च करना है, फॉरेन ट्रिप्स पर, इंटरटेनमेंट्स पर, मीटिंग्स पर, सिंपोजियम पर जो डे बाय डे या फिर मंथ बाय मंथ या ईयरली में कंडक्ट किए जाने हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखो ये जो लास्ट पॉइंट है 14 पॉइंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये एक कमेटी थी, अर्जुना गुप्ता कमेटी, उनकी सिफारिशों के बाद ही ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था ये कॉन्सेप्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 1987-88 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम किया जा सके ताकि एम्प्लॉयज़ की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाए। अगर एम्प्लॉयज़ की अकाउंटेबिलिटी, उनका मोराल इंक्रीज़ हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ जाएगी, और जैसे ही प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी सेविंग, इन्वेस्टमेंट और बाकी सभी एरिया अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो लो प्रॉफिटेबिलिटी के कारण रहे थे वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो कहता है द नंबर ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज साइनिंग, कि कितने ऐसे पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ काम किया था। 4 हैं ये 1987-88 में, 169 इन 2018 एंड 19। मच मोर ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग शुड बी साइन सो एज टू गिव फ्रीडम, ताकि पब्लिक इंटरप्राइजेज में गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस कम से कम रहे और थोड़ा सा जो है वर्किंग पब्लिक इंटरप्राइजेज की जो है फ्रीडम मिल सके। द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज इवेल्युएट द वर्किंग ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज एवरी ईयर। इन 2018 एंड 19 169 पब्लिक इंटरप्राइजेज वर रेटेड, जिसमें से 49 एंटरप्राइजेज एक्सीलेंट पोजीशन पे थे, 38 इवेल्युएट किए गए थे वेरी गुड, 33 किए गए थे गुड में, 31 फेयर में, और 18 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज वर रेटेड पुअर। अब नेक्स्ट आता है जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसके अंडर क्या क्या रिफॉर्म्स हमें किए जाने चाहिए। जैसे फर्स्ट वो कह रहा है कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1956 में, जिसमें 17 इंडस्ट्रीज़ को रिज़र्व रखा गया था पब्लिक सेक्टर के लिए, बट अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने के कारण गवर्नमेंट ने डी रिज़र्व कर दिया उनमें से कुछ सेक्टर को, जिसमें से 2 इंडस्ट्रीज़ आज भी रिज़र्व है पब्लिक सेक्टर के लिए। वो 2 इंडस्ट्रीज़ है एटॉमिक एनर्जी और रेलवे एनर्जी, जिसमें से 15 और 17 जो इंडस्ट्री रिज़र्व की गई है पब्लिक सेक्टर्स के लिए, उनको प्राइवेट सेक्टर्स के लिए और उनके पार्टिसिपेशन के लिए ओपन कर दिया गया है। इवन सम की कंपोनेंट्स ऑफ रेलवे इंस्ट्रक्चर, मतलब कुछ की कंपोनेंट्स है रेलवे इंस्ट्रक्शन के लिए, वो भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया है। इसमें लास्ट जो हम बात करेंगे, हम सिक यूनिट की बात कर रहे हैं। सिक यूनिट एंटरप्राइजेज़ में उस सेक्टर में क्या किया गया, कहते हैं कि सिक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज विल बी सब्जेक्टेड टू द सेम पॉलिसी एज प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज। दोज सिक यूनिट विल बी क्लोज डाउन विच कैन नॉट बी रिवाइव्ड। Efforts will be made to remove hardship caused to employees on account on closure of sick unit of public sector. For these government has set up National Renewal Fund. नेक्स्ट आता है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में एक सबसे बड़ा जो बदलाव आया था वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेकर आया था। इसमें जो ऑटोनोमियस बॉडी है, जो पब्लिक इंटरप्राइजेज को फ्रीडम दे दी गई थी, क्योंकि उसमें क्या हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो पब्लिक गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है उसको कंट्रोल किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास कुछ ट्रांसपेरेंसी रखी गई, एफिशिएंसी बढ़ाई गई, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई गई, जो कि लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज आ गया। एज ऑन 31 मार्च 2016 46 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर enterprises are listed on domestic stock exchange. Now government has decided that all unlisted public sector units with a positive net worth, no accumulated losses, earning net profit is good. देन 6th पॉइंट आता है नवरत्न्स। कहते हैं इन जुलाई 1997 द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 11 मेजर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एज नवरत्न। 11 ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसको एज ए नवरत्न अपॉइंट किया गया था। एट प्रेजेंट देखे जाए तो 8 जो है महारत्न हैं, 16 नवरत्न पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं। 8 जो महारत्न हैं उनमें SAIL है, नवरत्न पब्लिक इंटरप्राइजेज में एट प्रेजेंट CCIL, HPCL, MTNL, OIL, RINL, BEL, ये पढ़ लेना, इसमें लिखे हुए हैं। लास्ट पॉइंट आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट।
The element of professionalism is being entered in the management of public sector enterprises. Government has directed that at least 1/3 of total director in each public sector undertaking should be independent professionals from outside the organization. It will help in enhancing the efficiency and profitability of the public sector undertaking. तो ऑल ओवर अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ की, यहाँ पर हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट ने किन किन सेक्टर में कैसे कैसे डेवलपमेंट करी, गवर्नमेंट्स का कैसे रोल रहा, उनका इनकम का सोर्स क्या रहा, फिर क्या क्या कारण रहे लो प्रॉफिटेबिलिटी को, उसको कैसे एनहांस किया जा सकता है। न्यू पॉलिसी 1956 में आने के बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग का रोल क्या रहा, नवरत्न का क्या रहा, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ही ये चैप्टर बना हुआ है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।